Hello everyone. In this video, I'll tell you about national income. I mean methods of national income. So there are three methods of solving national income. First is value addition method, second is income method, and third is expenditure method. So in this video, we will discuss on value addition method. Okay. So what is this value addition? When value added by each and every individual form is summed up, we get the value of national income. मतलब ये हुआ इसमें कि जब हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि हम यहाँ पर अभी मैक्रो लेवल पर बात कर रहे हैं, इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है जो डिफरेंट एंटरप्राइजेस करती हैं। तो वही एक प्रोडक्ट किसी एक के लिए फाइनल हो सकता है प्रोडक्शन करना, और वही किसी दूसरी इंटरप्राइजेस के लिए वो इंटरमीडिएट गुड का काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कि जैसे ए और बी दो इंटरप्राइजेस हैं। ए प्रोडक्शन करती है स्टील का और बी प्रोडक्शन करती है स्टील से बनी हुई चीज़ों को। वो क्या करती है, स्टील को लेती है, यहाँ से खरीदती है और उससे बनाती है यूटेंसिल्स। ठीक है, बर्तनों को वो बनाती है। तो अब ए कंपनी के लिए जो स्टील हुआ वो कैसा हुआ, वो फाइनल गुड हुआ, जबकि बी के लिए वही स्टील जो लिया गया है वो इंटरमीडिएट कंजप्शन हुआ, और इसके लिए फाइनल क्या हो गया, जो उसने यूटेंसिल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें बी का क्या एडिशनल वैल्यू हुआ, जो उसने ट्रांसफॉर्म किया है स्टील को किस में, यूटेंसिल्स में। Every individual enterprise adds certain value to the products which is purchases from some other firm as intermediate goods. ठीक है, तो जो भी डिफरेंट एंटरप्राइजेस हैं वो अपना वैल्यू एडिशन जो कर रही हैं, उनका क्या फाइंड होगा, जब उसमें से वो इंटरमीडिएट गुड को फाइंड कर देंगी, क्योंकि ये इंटरमीडिएट ए के लिए क्या रहा है, फाइनल गुड रहा है, जिसमें उसकी वैल्यू ऑलरेडी ऐड की जा चुकी है। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ हम वैल्यू एडिट को कैसे फाइंड करते हैं, इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें निकालना पड़ेगा और उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट कंजप्शन आप समझ गए हैं क्या है, अभी मैंने आपको बताया है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे फाइंड करते हैं, जिसमें हमको सेल्स चाहिए होगा, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन एंड चेंज इन स्टॉक। अब देख लेते हैं कि ये सेल्स क्या है। देखो, सेल क्या है कि जब प्राइस और क्वांटिटी हमको दी हुई हो तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारी पूरी सेल निकल आएगी। मान लीजिए पर यूनिट प्रोडक्ट जो है वो उसका प्राइस है, कोई भी आपका प्रोडक्ट जो मार्केट में आप सेल करने के लिए जा रहे हैं तो उसका पर यूनिट प्राइस कितना है, 10 रुपीज़, और आप उसकी क्वांटिटी 1000 मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी टोटल सेल कहें तो कितनी हुई है, 10,000 की सेल हुई है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को हम कैसे फाइंड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक यहाँ पर से मतलब इन्वेंट्री से है, यानी जो भी प्रोडक्शन होता है और जो भी इसका प्रोडक्शन जिस टाइमिंग तक होता है, मान लीजिए लास्ट टाइमिंग तक इसका वो प्रोडक्शन सेल ना हो पाए तो उसे हम क्या रख लेते हैं, उसे हम इन्वेंट्री में रखते हैं। ठीक है, तो ये फाइंड कैसे होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस चेंज इन स्टॉक। देन आता है आपका प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। ये वो पार्ट है जब कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो वो सेल करता है, लेकिन उसका एक पोर्शन हो सकता है कि वो अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए भी रख ले। तो ये वही पार्ट है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन क्या होता है कि एक प्रोड्यूसर जो होता है वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है, लेकिन उसका एक पोर्शन वो हो सकता है कि अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए भी रख ले। तो इस पोर्शन को भी हम वैल्यू एडिशन में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, अब देखिए आप कि व्हेन डू वी कैलकुलेट इम्पोर्ट इन नेशनल इनकम। हम नेशनल इनकम में इम्पोर्ट को कब काउंट करेंगे और कब नहीं काउंट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, व्हेन इंटरमीडिएट कंजप्शन इज गिवन इन द सेम क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ पर किसी क्वेश्चन में अगर इंटरमीडिएट दे रखा है और उसी इंटरमीडिएट कंजप्शन आपको वैल्यू दी हुई है और उसी के साथ में आपको इम्पोर्ट भी दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम इम्पोर्ट को, जो हमारा इम्पोर्ट दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब ही हो गया कि हम या तो डोमेस्टिकली परचेज कर रहे हो रॉ मटेरियल या फिर बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो। तो जब दोनों ही काम हमारे इंटरमीडिएट कंजप्शन में आ चुके हैं तो हम स्पेसिफिकली इंपोर्ट को अलग से इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे। सेकेंडली, इफ़ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल domestically and import is given in the same question, so we have to calculate both of them.
अब देखो किसी क्वेश्चन में अगर ये दे रखा है कि परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, लेकिन उसने क्या दिया हुआ है डोमेस्टिकली, यहाँ मैंने डोमेस्टिक वर्ड का यूज़ किया हुआ है ना। डोमेस्टिक वर्ड से क्या मतलब हो रहा है कि आपका जो भी रॉ मटेरियल परचेस हो रहा है वो डोमेस्टिकली हो रहा है। लेकिन इम्पोर्ट का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर इम्पोर्ट जो हो रहा है वो किसी दूसरी कंट्री से किया जा रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, उस कंडीशन में हमको इंटरमीडिएट प्लस इम्पोर्ट, इंटरमीडिएट कैसा है, ये डोमेस्टिकली है क्योंकि उसने स्पेसिफाइड कर दिया ना डोमेस्टिकली, उस कंडीशन में आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। ओके, देन उसके बाद आता है कि इफ़ डोमेस्टिकली इज़ नॉट स्पेसिफाइड, अगर डोमेस्टिकली नहीं दे रखा है, व्हेन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज़ गिवन सो इम्पोर्ट विल बी एक्सक्लूडेड। अगर किसी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो उसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर वो बात कर रहा है आपके डोमेस्टिक प्लस इम्पोर्ट की, दोनों की ही वो बात कर रहा है। यहाँ पर आप समझ जाएंगे, यानी जो भी वो रॉ मटेरियल मंगवा रहा है वो डोमेस्टिकली भी है और बाहर से मंगवाने वाला भी है। बाहर से मतलब मेरा हो जाता है फॉरेन से, ठीक है, दूसरी कंट्री से मंगवाने वाला। तो जब इसमें दोनों इंक्लूडेड है, स्पेसिफाइड अगर डोमेस्टिकली नहीं किया है, उस कंडीशन में आप इम्पोर्ट को अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे। तो लास्ट में यही बात वो कह रहा है कि अगर किसी क्वेश्चन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है तो वहाँ पर हम इम्पोर्ट को क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, व्हाट डू वी एक्सक्लूड व्हेन वी काउंट नेशनल इनकम। क्या क्या हमको एक्सक्लूड करना होता है। देखिए, हमको इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करना है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। देन सेकंड हैंड परचेजिंग को भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि वो प्रोडक्शन मार्केट में फर्स्ट हैंड ऑलरेडी सेल किया जा चुका है और उसका जो भी कैलकुलेशन है वो ऐड है। लेकिन अगर सेकंड हैंड को हमने कैलकुलेट किया तो वहाँ पर प्रॉब्लम अगेन डबल काउंटिंग की आएगी, इसलिए सेकंड हैंड परचेजिंग को भी हम काउंट नहीं करते हैं। उसके बाद आता है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन। जैसे अभी हमने बात जो ऊपर की थी कि हम सेल्फ कंजप्शन गुड्स को तो कैलकुलेट करते हैं बट सेल्फ कंजप्शन सर्विसेज को यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे। जो यहाँ पर सर्विस लिखा हुआ है ना, इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका व्हेन टू वी वॉट वी हैव टू इंक्लूड काउंटिंग नेशनल इनकम। हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब हम नेशनल इनकम काउंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है आपका, एक तो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूड। जैसे कोई पर्सन ए है, ठीक है, मान लीजिए वो डॉक्टर है, वो अपने ही घर में क्या करे, क्लिनिक ओपन कर ले, है ना, तो वो खुद का किया हुआ उसका क्लिनिक है ना, तो इस तरीके की वैल्यू को हम काउंट करते हैं। स्पेशली जो हाउसेस स्पेसिफाइड करा हुआ है उससे मतलब है अपने ही घर में वो क्लिनिक खोल दे। ऑल राइट, लॉयर है, अपने घर में ऑफिस बना ले। उसके बाद में आता है आपका प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन। अब जो भी प्रोडक्शन किया हो उसका अगर वो खुद कंजप्शन कर रहा है तो उस कंजप्शन को भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे इसमें। चेंज इन स्टॉक, इन्वेंट्री की हमने बात कर ही ली है, ठीक है। लास्ट पॉइंट दिया हुआ है सेल्स एंड परचेज ऑफ शेयर्स बॉन्ड्स डिबेंचर्स विल बी इंक्लूडेड। अब यहाँ पर बोल रहा है विल बी इंक्लूडेड, यहाँ पर विल नॉट भी होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए विल नॉट भी इंक्लूडेड। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जो शेयर है और जो बॉन्ड्स है वो किसी प्रोडक्शन के बाद में इनकी सेलिंग परचेजिंग नहीं होती है, इसलिए इसको हम यहाँ पर काउंट नहीं कर रहे हैं। शेयर जो है अगर किसी कंपनी का खरीदा है तो वो शेयर उसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, लेकिन गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन में यहाँ पर चेंजेस नहीं आ रहा होता है। हम मेनली वैल्यूडेशन मेथड में प्रोडक्शन के बेसिस पर बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ होना चाहिए यहाँ पर, तो वो कोई बात नहीं हो रही होती है, इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ए पर्सन है, ठीक है, इसका कोई मीडिएटर है बी, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो इसका अकाउंट हैंडल कर रहा है, शेयर्स वगैरह का ए अकाउंट हैंडल करता है, इसने इसका अकाउंट ओपन करवाया, इसको एडवाइस देता है, तो उसके बदले इसे कुछ कॉम्पनसेशन मिलता है, ठीक है, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये इसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो यानी कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, किसी सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, उस कंडीशन में तो आपका ये इंक्लूड होगा। तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है ध्यान से कि क्या वहाँ पर वो सेलिंग परचेजिंग की सिंपल बात कर रहा है या यहाँ पर वो किसी मीडिएटर की बात कर रहा है जिसके थ्रू सेलिंग परचेजिंग की जा रही है। तो जो इसकी सैलरी बन रही है किसी मीडिएटर की, वो आपकी इंक्लूड की जाएगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। Now let's see this question. In this question, we have to find gross value added at factor cost, and what we have given: unit of output sold is given, price per unit of output is given, depreciation is given, intermediate cost is given,
closing stock, opening stock, goods and services tax. Okay, now what we have to put here, listen, we know that ना कि जब हम ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं तो हमारी जो वैल्यू आती है इसको निकालने के बाद में वो हमारी कंपोनेंट्स को ऐड करने के बाद में जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर हम पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ क्या पूछा हुआ है, यहाँ आपको पूछा हुआ है फैक्टर कॉस्ट। तो आपको पता है यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू एडेड के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, सेल्स होनी चाहिए, सेल्स होनी चाहिए, और हमारे पास चेंज इन स्टॉक होना चाहिए जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से निकलेगा। इंटरमीडिएट कंजप्शन को हम माइनस करेंगे और आईटी भी माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी इन कंपोनेंट्स को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो मार्केट प्राइस पर आती है, और जो अगर हमको फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचना है तो हमको यहाँ पर आईटी को, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना होगा। तो यहाँ पर सेल्स के लिए हमको क्या लेना होगा कि जो उसकी क्वांटिटी ली हुई है 1000 और जो प्राइस लिया होगा इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सेल्स आ जाएगा। उसके बाद में हमारा आता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, आप इन दोनों को माइनस करेंगे, चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन आपका गिवन है 12000, आप लिख लीजिए। उसके बाद में माइनस हम यहाँ आईटी करेंगे 6000, ऐसे करके हमारी वैल्यू यहाँ पर 13000 की आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड ऐसे आ गया। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। So this is the next question. In this question we have to find NVA, net value added at factor cost. So we have total sales, आप ध्यान रखिए यहाँ पर टोटल सेल दे रखा है। डिक्रीज इन स्टॉक, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन है, एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जब टोटल सेल दे दिया है तो एक्सपोर्ट की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसे आप ओमिट कर सकते हैं। 6 पर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिया है, इसे भी आप इंक्लूड करते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन में। उसके बाद में इनकम टैक्स दिया हुआ है, जीएसटी दिया हुआ है, सब्सिडी दिया हुआ है। अब आपको पता है कि इसमें हम इनडायरेक्ट टैक्स को लेते हैं, इसलिए हमको 7th इनकम टैक्स की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। यहाँ पर हमको ज़रूरत किसकी पड़ेगी, एनआईटी की। तो एनआईटी के लिए हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे जीएसटी माइनस सब्सिडी को। तो हमने क्या क्या लेना है, हमको पहली बात तो ये कि हमको नेट वैल्यू पर पहुँचना है और फैक्टर कॉस्ट पर पहुँचना है, जिसका ये मतलब हुआ कि हमारा सेल्स दिया हुआ है, हमारा सेल्स कितना दिया हुआ है, टोटल सेल 1000 ले लिया हमने। डिक्रीज इन स्टॉक दे रखा है, ये आपका चेंज इन स्टॉक की ही बात कर रहा है, 70 हमने ले लिया, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद में ये 120 क्या है, 120 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ FSC, प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन, ठीक है, ये दिया हुआ है हमको। तो ये 120 हो गया। आपका डिक्रीज इन स्टॉक 70 हो गया, ठीक है। और आपका 300 क्या हो गया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो इंटरमीडिएट गुड है। और आपका 50 क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया। यहाँ पर 70 माइनस 40 हमारा क्या निकल आएगा, एनआईटी निकल आएगा, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में से हमको सब्सिडी माइनस कर देनी है, क्योंकि हमको पहुँचना कहाँ पर, फैक्टर कॉस्ट पर। और अभी मैंने आपको बताया है ये कि इसकी जो वैल्यू निकलती है वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर निकलती है। अब आप ये समझिए, आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस से आपको एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट पर जाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर माइनस डेप करना पड़ेगा। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पर डेप्रिसिएशन जब नहीं दिया हुआ है तो उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब वैल्यू आपकी ग्रॉस नेट इक्वल होगा, जब देते हैं तो आपको उसे यूज़ करना, नहीं दिया हुआ है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। उसके बाद में आपको फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचना है, क्योंकि ये मार्केट प्राइस में, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर एनआईटी को माइनस कर देंगे। वही हमने किया है, जिससे हमारा आंसर यहाँ पर कितना आया है, 670 करोड़ आ गया है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन करके देखेंगे खुद से, फिर आपके क्लियर होंगे। और सारे कंपोनेंट्स को एक बार आपको माइंड में रखना है, और आपको ये भी चीज़ देखनी है ग्रॉस से नेट पर जाने पे हमें क्या करना होता है, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने में क्या करना होता है, एमपी से एफसी पर जाते हैं या एफसी से एमपी पर जाते हैं, तो हमें उसमें क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इन दिस वीडियो वैल्यू एडिशन मेथड हैज़ डन। अगर कोई डाउट आपको लगता है किसी क्वेश्चन में तो आप बता सकते हैं। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।